तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपोप्टोसिस के बारे में। तो देखो अपोप्टोसिस क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है। मैंने आपको बताया था इंजरी, रिवर्सिबल, देन इरिवर्सिबल, उसके बाद क्या होती है सेल डेथ। और सेल डेथ के कितने टाइप्स होते हैं? नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस मेजर होते हैं, और समटाइम्स नेक्रोप्टोसिस और पायरोप्टोसिस, ये दो और एडिशनल टाइप्स हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो देखो नेक्रोसिस की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट। देखो वो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, ठीक है। तो अगर आपको उसकी क्वालिटी या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं उसकी एक और वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैंने उसको स्किप कर दिया है, तो बता देना भाई जैसा भी हो। देखो, तो अब हम लोग आते हैं अपोप्टोसिस पे। तो अपोप्टोसिस की डेफिनेशन होती है, वो होती है कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो नेक्रोसिस था, नेक्रोसिस मेनली पैथोलॉजिकल होता है, लेकिन अपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल होता है। ये एक तरीका है हमारी बॉडी का कि वो कैसे पुरानी सेल से छुटकारा पा रहे, पुरानी सेल्स को कैसे मार दे। इसलिए ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हमारी बॉडी में रोज़ मिलियंस ऑफ सेल्स पैदा होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं। तो वो कैसे मरते हैं? मेनली अपोप्टोसिस के थ्रू, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन तो यही होगी कि कोऑर्डिनेटेड होती है ये जो सेल डेथ होती है, और प्रोग्राम्ड होती है। मतलब कि कौन सा इवेंट किसके बाद होगा ये पहले से प्रोग्राम्ड है। तो देखो सबसे पहले तो बात आती है कि हमारी सेल को जिंदा रहने के लिए सिग्नल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। हमारी सेल्स को जिंदा रहने के लिए सिग्नल्स चाहिए होते हैं। अगर वो सिग्नल्स आने बंद हो जाएं, ठीक है, अगर वो सिग्नल्स आने बंद हो जाएं या फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स आ जाएं जो सेल डेथ करवाना चाह रहे हैं, तो कुछ पाथवेज के थ्रू सेल सुसाइड कर लेती है। तो मैंने ये लिखा हुआ है। और इसमें एक ये बहुत मेजर पॉइंट है, मैं आपको डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी भी आप इसको अच्छे से दिमाग में भर लो। पहला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें हमेशा इंटैक्ट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी कंटेंट जो होता है सेल का वो लीक आउट नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत मेजर पार्ट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है कि अपोप्टोसिस में अपने को इन्फ्लामेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखो अपोप्टोसिस को का जो लैटिन वैटिन होता है उसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ, ठीक है। फॉलिंग ऑफ मतलब झड़ जाना। जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही ह्यूमंस बॉडी में सेल झड़ जाना। इसको हम लोग बोलते हैं सेल सुसाइड भी, इसका एक सिनोनिम है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और एक स्मॉल यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लो। तो अपोप्टोसिस के जो एग्जांपल होते हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल और दूसरा पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल में जो अपना आता है वो आता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब दो सेल फर्टिलाइज करती है, जब ह्यूमन अवम एंड ह्यूमन स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो जाके जाके एक एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो दो सेल से अपने को पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनानी है। तो उसमें देखो जब आपके हाथ बनते हैं ना तो एकदम ऐसे हाथ रहते हैं, तो देखो उनके बीच में ये नहीं होता है, उनके बीच में जो उंगलियां के बीच में जो स्पेसेस है स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन अपोप्टोसिस के थ्रू ये स्पेसेस आती हैं, और ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपोप्टोसिस के थ्रू बनते हैं। दूसरा, अब ये हार्मोनल का एग्जांपल आता है एंडोमेट्रियल शेडिंग। जब भी फीमेल्स के मेंसेस आते हैं तो उनकी जो आउटर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो शेड ऑफ हो जाती है विथ ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है अपोप्टोसिस का। तो थर्ड एग्जांपल हमारा आता है रिग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट आफ्टर विड्रॉल ऑफ लैक्टेशन। इसका मतलब होता है, देखो जब हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो बेबी डिलीवर कर देती है, उस वक्त पे जो हमारे छोटे बच्चे को बहुत सारा मिल्क चाहिए होता है। अब मिल्क चाहिए होता है तो ह्यूमन बॉडी जो है बहुत अच्छी है, उसको सारे काम आते हैं अपने।
तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यू बना के रखती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मिल्क स्टोर हो पाए, ज़्यादा एसिनाई, ज़्यादा लोब्यूल्स बना देती है। लेकिन जब बेबी ब्लड लेकिन जब बेबी दूध पीना बंद कर देता है, तो वो जो ब्रेस्ट होते हैं वो नॉर्मल साइज़ के हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा एडिशनल ब्रेस्ट टिश्यू था इसके थ्रू कट ऑफ हो जाता है। फिर अपना आता है इन्वॉल्यूशन ऑफ थाइमस। आपने सुना होगा कि थाइमस बच्चों में बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा करीब यहाँ पर प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। लेकिन एज हमारी एज प्रोग्रेस करती है तो वो छोटा 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 होते होते आखिर में प्यूबर्टी के वक्त पे गायब हो जाता है। तो वो भी अपोप्टोसिस के थ्रू होता है। और फिर अपना आता है नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। ये अपन लोग पढ़ेंगे जब अपन लोग ऑटो इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे लिम्फोसाइट अपने ओन टिश्यू को पहचान लेते हैं, ठीक है, कि वो हमारी खुद की टिश्यू में वो हमारी खुद की टिश्यू को थ्रेट समझ जाते हैं। तो वो कुछ जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म पाथवे एक्टिवेट कर जाती है जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, ताकि वो जो सेल्फ रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ना आ पाए, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप ना हो, ठीक है। देन अपना आता है पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल में सबसे पहला ट्यूमर्स बाय कीमोथेरेपी। देखो जब भी ट्यूमर्स को अपन कीमोथेरेपी के थ्रू ठीक करते हैं, ठीक है, तो अपन लोग उसकी जीन्स में और डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना उसकी लिविंग जो सिग्नल्स हैं, उसके बाद जो लिविंग सिग्नल्स हैं वो बंद हो जाए, ताकि वो ट्यूमर है वो रिग्रेस कर जाए। तो ये कीमोथेरेपी का मेन एम होता है। देन अपना आता है सेल डेथ बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, डिक्रीज CD4+ सेल्स इन एड्स। एड्स में भी जो हमारा HIV है वो अपोप्टोसिस के थ्रू ही हमारे CD4 सेल्स को मार देता है। सेल डेथ इन वायरल इन्फेक्शन। जो फिफ्थ आता है वो होता है एट्रोफी ऑफ ऑर्गन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इसका जो मतलब होता है, देखो अगर ये अपनी सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट निकल रही है, ठीक है, अगर डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो अपनी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें एट्रोफी देखने के लिए मिल जाती है। मतलब उसके जो सेल्स होते हैं वो डेथ हो उनकी अपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होने चालू हो जाती है। तो इसका रीज़न है, देखो अब यहाँ पर बहुत सारी सलाइवरी सेल्स हैं जो बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेकिन अब यहाँ से जो अपना सलाइवा निकल नहीं पा रहा है, तो दैट कॉजेज बैक प्रेशर। अब जिसके यहाँ से यहाँ पे प्रेशर एट्रोफी हो जाती है। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है वो आता है रेडिएशन। जो भी अपनी रेडियोथेरेपी का मेन मोटिव होता है ना, वो सेल के न्यूक्लियस को डैमेज करना होता है। इन कैंसर सेल्स जो हम और डैमेज कर देते हैं हमारी जो कैंसर सेल के न्यूक्लियस को, ताकि वो सेल डेथ कॉज करे। ये हम लोग जब कैंसर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बस आप एग्जांपल याद कर लो अभी। सेवन आता है डिजेनरेटिव डिजीज, जैसे कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में जो हमारी सेल डेथ हो जाती है किसके, सब्सटेंशिया नेग्रा के, जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ पर। और जो अल्जाइमर्स में इसका मेन रीज़न होता है अक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स दैट कॉजेज अपोप्टोसिस। तो ये हमने देख लिया एग्जाम्पल्स। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी। तब तक के लिए गुड बाय।